बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एफएससी के पार्ट 2 में से कुछ एमसीक्यूज में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट सेशन है। हमने अभी तक जितने लेक्चर्स दिए उसमें चार्ज और कूलम्स राही की डिस्कशन हुई है। इस पे तकरीबन हम 20 to 25 एमसीक्यूज डिस्कस कर सकते हैं जो इंडी टेस्ट के एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट सेशन इस सेंस में कहता हूँ कि इसमें हम वो ट्रिक्स और वो टेक्निक्स बताएंगे जिसमें आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास है चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स के सेंस में है। वो कहते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्री चार्जेस आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने एलिमेंट्री चार्जेस होते हैं, एलिमेंट्री नंबर्स होते हैं। क्वांटाइजेशन पे ये क्वेश्चन है और ये कई बार इस तरह का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में आ गया है। या वो ये कहते हैं हम एक स्फीयर को जो न्यूट्रल है उसे 1 कूलम चार्ज देना चाहते हैं तो बताएं उस पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस या डेफिशिएंसी में लेके आए। इसी तरह क्वेश्चन होगा। और वो दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हमारे पास एक वायर है उसमें से करंट पास होती है, अगर वो 1 एम्पियर की करंट पास हो 1 सेकंड में तो बताएं कितने इलेक्ट्रॉन उससे फ्लो करके जा रहे हैं। बात यही पूछ रहा है। हाउ मेनी एलिमेंट्री नंबर्स आर देयर फ्लोइंग फॉर 1 कूलम चार्ज फ्लो। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात उसी तरह से, यानी अगर हम किसी स्फीयर पे चार्ज दें 1 कूलम का या उससे न्यूट्रल बनाएं, ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन चाहिए होगी। तो ये क्वांटाइजेशन के रूल से है। आंसर इज 6.25 × 10⁻18 और टेक्निक ये है, इक्वेशन है Q इज इक्वल टू N E, तो N इज Q बाई E। N की वैल्यू यूज कैलकुलेट करें कूलम पर 1.6 × 10⁻19 कूलम 6.25 × 10⁻18। यानी ये क्वेश्चन काफी बार इस तरह से आया है। कभी किसी बॉडी पे चार्ज दे के बात कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की माइग्रेशन रिक्वायर्ड होगी कि हम 1 कूलम चार्ज दें किसी बॉडी पे, ठीक है। या ये कहेगा कि एक वायर में से 1 एम्पियर करंट पास हो रही है 1 सेकंड तक, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन उससे फ्लो करके जा रहे हैं, सही है। या ये हो सकता है कि पैरेलल वायर सिस्टम में एक वायर दूसरी वायर पे इतनी अमाउंट की फोर्स एग्जर्ट करती है, ठीक है। अगर उसमें 1 एम्पियर करंट हो तो बताओ उस वायर में से कितने चार्ज कैरियर फ्लो करके जा रहे हैं। समझाइए। F इज इक्वल टू बी आई एल वाले फार्मूला से है। तो उसमें से I में वो 1 एम्पियर कह रहा है तो अगेन वहां पे क्या है 1 कूलम चार्ज का फ्लो है और 1 कूलम चार्ज फ्लो कितने एलिमेंट्री नंबर से होता है आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज में था। फिर मैंने टॉपिक इलेक्ट्रिफिकेशन का भी करवाया हुआ है। उसमें कुछ अक्सर क्वेश्चन आए होते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज स्फीयर। आपको मेटालिक स्फीयर देगा, उसके साथ कंडीशन जरूरी ही होंगी। एक तो वो मेटालिक स्फीयर बताएगा, दूसरा वो आइसोलेटेड कहेगा उससे, यानी उनका कनेक्शन अर्थ के साथ नहीं है, वो ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है। पॉइंट याद रहे कि जब हम किसी इंसुलेटर पे चार्ज देते हैं और जब हम किसी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज का स्प्रेड होना डिफरेंट होता है। इंसुलेटर में चूंकि इंसुलेटर है उसके इनसाइड कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज कैरियर नहीं है, उस वजह से जहां पे आप चार्ज रिसाइड करते हैं, जहां पे आपने चार्ज को लोकेट किया है, जहां पे आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो उसी पोजीशन पे रहता है, वो स्प्रेड नहीं करता, ठीक है। बाकी आगे गाज़िला में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। और दूसरा ये कि जब हम किसी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो फिर क्या होता है, वो चार्ज अगर आप किसी एक पोजीशन पे देते हैं तो वो इनसाइड इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर लेता है। चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाती है तो वो चार्ज जो आपने एक पोजीशन पे रखा था वो सारे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर कोई स्फीयर है वो कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पर आपने चार्ज दिया है लेकिन उसे अर्थ से क्या किया है डिस्कनेक्ट किया हुआ है, ग्राउंडेड नहीं है। ऐसे सिस्टम पे वो कहेगा सिस्टम ऑफ चार्ज स्फीयर आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर। आइसोलेटेड से मुराद ये भी होगा ये आपस में भी कनेक्टेड नहीं है, ये अर्थ के साथ भी इनकी कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे स्फीयर को दो तरह से लिया जाता है।
आइडेंटिकल स्फीयर और नॉन आइडेंटिकल स्फीयर। फिजिकली ज्योमेट्री के लिहाज से ना उन्हें आइडेंटिकल स्फीयर किस तरह कहेंगे, जब उनका रेडियस और सरफेस एरिया सेम हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, ये आइडेंटिकल स्फीयर है। यानी एक बॉल आर रेडियस वाला है तो दूसरा बॉल भी आर रेडियस वाला है, तो इनका सरफेस एरिया और रेडियस सेम है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये इसका भी वही है, ये इसका भी यही है, तो मैं कहूंगा ये आइडेंटिकल है। अब इन पे सेम चार्ज देकर भी आप इन्हें आइडेंटिकल कह सकते हैं। नॉन आइडेंटिकल स्फीयर, अब मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस 2r है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया सेम है, इसका सरफेस एरिया सेम नहीं है, तो मैं कहूंगा ये डिफरेंट सरफेस एरिया और रेडियस रखते हो तो ये नॉन आइडेंटिकल है। सही है ना। अब मैं आइडेंटिकल पे कुछ एमसीक्यूज या कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दो स्फीयर हैं, उन पे एक पे मैंने चार्ज Q1 दिया है, दूसरे पे चार्ज Q2 दिया है। ठीक है, अब ये आइडेंटिकल है, इनका रेडियस सेम है, इनका सरफेस एरिया सेम है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी अलग डिस्कशन करनी भी है। जो मैं इन्हें इन कांटेक्ट ले आता हूं, ये टच कर लेता हूं, जो ये टच होते हैं तो ये कंडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी बन जाता है। ठीक है, ये पूरा एक कंडक्टर फिर कंसिडर किया जाएगा। सही है। नाउ अब अगर माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी है, Q1 से Q2 को इलेक्ट्रॉन जाए या Q2 से Q1 को इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी है, तो एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो जाएगा। जो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ तो फिर इस पूरी बॉडी पे चार्ज होगा, वो मीन वैल्यू ऑफ दीज टू चार्जेस होगा, क्या, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। अब वो आप इस तरह से 8 स्फीयर ले सकता है। ठीक है, और आपसे कहे 8 स्फीयर मैंने लिए, उन्हें ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हर एक पे चार्ज Q था, तो बताएं हर एक पे चार्ज अब क्या होगा जब मैं उन्हें सेपरेट करूं, तो मीन वैल्यू लेंगे, Q/8 हो जाएगा वो। समझाइए, यानी मैं ये कहूंगा कि अगर जब जो ही मैंने इन्हें टच किया, ये आइडेंटिकल स्फीयर जो टच हुए, ये एक ही कंडक्टर बन गया, इन पे जो चार्ज होगा वो मीन वैल्यू होगा, वो आइडेंटिकल चार्ज हो जाएगा, तो दोनों पे फिर चार्ज एक ही जैसी अमाउंट हो जाएगा, क्या, मीन वैल्यू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर वो n चार्जेस ले रहे हैं ना, तो आप कहेंगे Q1 प्लस Q2 अप टू Qn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, हर एक पे चार्ज Q/n आ जाएगा, Q1 अप प्लस Q2 Qn डिवाइडेड बाय n। सही है। नाउ अब इसके कुछ केसेस हैं। अब क्वेश्चन ये हो जाए कि Q1 और Q2 सेम हो, फिर क्या होगा, अगर दोनों पे सेम चार्ज हो। अब ये कहते हैं इसको मैंने +10 कह दिया है, इसको +2 कह दिया है, फिर क्या चार्ज, फिर क्या वैल्यू आएगी। इसको कहते हैं +4 कह दिया है, इसको मैं कहता हूँ -4 हो गया, फिर क्या चार्ज होगा। सही है, लेकिन याद रहे जब आप उन्हें सेपरेट करते हैं उन पे चार्ज एक ही अमाउंट का होगा, वो आइडेंटिकल चार्ज होगा। मैं केसेस के तौर पे ले लेता हूँ। लेट वो ये कहता है Q1 और Q2 एक ही वैल्यू हो, यानी ये भी 10 कूलम हो और ये भी 10 कूलम हो, तो फिर क्या वैल्यू होगी, तो मैं कहूंगा 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 कूलम, यानी Q/2। ठीक। नाउ अब अगर मैं ये कहूं नहीं, Q1 और Q2 में इस तरह हो, Q1 +4 कूलम +4 Q हो और +2 Q हो। Q इसलिए ले रहा हूं, वो कभी आपको ये कूलम में लेगा, कभी स्टेट कूलम में कहेगा, कभी ESU की फॉर्म में लेगा। ठीक है, और आंसर आपसे कूलम में पूछेगा, तो फिर आपको कन्वर्जन बतानी है, वो मैंने पहले लेक्चर्स में अपलोड किया हुआ है। तो Q1 +4 Q, Q2 +2 Q। ठीक है, तो व्हाट विल बी द नेट चार्ज, जब आप इन्हें ये आइडेंटिकल स्फीयर के केस है कंटेक्ट करेंगे, एवरेज वैल्यू ले Q1 प्लस Q2 मीन 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6/2 3 Q। सही है, तो हर एक पे चार्ज क्या होगा, 3 Q आ जाएगा। सही है। थर्ड केस में अगर वो ये कहता है कि चार्ज Q1 है वो 4 Q है और चार्ज Q2 जो है वो -4 Q है। ठीक है, तो अब इन पे नेट चार्ज क्या होगा, जब मैं इन्हें कांटेक्ट में लेके आऊं, वापस लेके जाऊं, अब इन पे चार्ज क्या होगा। तो पहले अगर ये इफेक्ट करते थे तो उसके बाद क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, स्फीयर पहले दो स्फीयर हैं, एक पे +4 है, दूसरे पे -4 है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो हमने कांटेक्ट में लाया वापस लेके गए, बताएं व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स, या अब उन पे क्या चार्ज होगा। तो डेफिनेटली एवरेज वैल्यू लेंगे तो वो तो 0 आ जाएगी, तो उन पे सेम वो सिमिलर हो जाएंगे, वो न्यूट्रल हो जाएंगे। सही है, आइडेंटिकली Q1 प्राइम Q2 प्राइम इज 0। क्लियर, बात समझ आ रही है।
तो मैं कहूंगा केस 3 में अगर वो अब इसको वो यूं भी कह सकता है कि एक जगह पे वो मैं एमसीक्यू डिस्कस भी करूंगा। कहते हैं एक बॉडी पे चार्ज 3 माइक्रोकूलम है, दूसरी बॉडी पे चार्ज जो है वो -3 माइक्रोकूलम है। ठीक है, कहते हैं अगर इन पे मैं, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर इन पे मैं +3 माइक्रोकूलम ऐड कर दूं तो व्हाट विल बी द नेट चार्ज एंड व्हाट विल बी द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस। तो आप इसमें +3 ऐड करेंगे तो आपको एल्जेब्रिक सम वाली कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई हुई है, तो +3 +3 +6 सही है। लेकिन जब इधर +3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और वो कूलम लॉ की केस में मैंने कहा था जब Q2 एब्सेंट हो जाए तो फिर फोर्सेस 0 हो जाती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट पे है, सम डिफरेंस और डिवीजन की फॉर्म में नहीं है। सही है, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, तो एक भी एब्सेंट हुआ फोर्स 0 होगी। नाउ अब अगर मैं ये कहूंगा कि +3 माइक्रोकूलम इसमें ऐड करूंगा तो ये तो 0 हो गया, क्लियर हो गया, तो फिर हमें कोई फोर्स नहीं होगी क्योंकि Q2 0 हो गया आपका। सही है। नाउ इस केस पे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। केस 4 कहते हैं जी Q1 जो है वो +10 हो और Q2 -2 हो, एल्जेब्रिक सम होगा 10 -2 एवरेज करिए कितनी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। सही है, तो 5/2 8/2 दैट इज 4Q। क्या हुआ? इसी तरह अब मैं क्या कंक्लूड करूं, मैं कहूंगा जब आइडेंटिकल स्फीयर हो, उन पे चार्ज जैसे भी हो, उन्हें आप टच करके वापस लेके जाएं, उन पे आइडेंटिकल चार्ज आ जाएगा। अब स्फीयर आइडेंटिकल है, उनका रेडियस सरफेस एरिया सेम है, उनका रेडियस और सरफेस एरिया सेम है। अब उन पे चार्ज भी सेम आ जाए तो फिर चार्ज पर यूनिट एरिया भी सेम हो गया, यानी उनकी चार्ज डेंसिटी सेम होगी। और E = σ/ε0 या 2ε0। ठीक है, तो स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी तो सेम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसी तरह से पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर होता है वो K/r है। अब चार्ज भी सेम है, आर भी सेम है, तो फिर पोटेंशियल भी सेम है। तो आइडेंटिकल स्फीयर्स जब भी कांटेक्ट में आते हैं और वापस ले जाएं, उन पे आइडेंटिकल चार्ज आ जाता है, उन पे चार्ज डेंसिटी सेम हो जाती है, उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो जाती है, उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाता है। बात सरफेसेस की हो रही है। ठीक है, सरफेस से हटेंगे तो वो पोजिशन डिपेंडेंट हो जाएगी। बात है सरफेस के इनसाइड जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो हम काजला में बताएंगे वो चीजें। ठीक है, तो दीज आर द केसेस फॉर आइडेंटिकल स्फीयर्स। अब नॉन आइडेंटिकल पे आते हैं। जी, अब है नॉन आइडेंटिकल स्फीयर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, दूसरा स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल R है और कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r। तो ये दोनों सेम रेडियस नहीं रखते। जब ये रेडियस सेम नहीं रखते, इन पे चार्ज इनका सरफेस एरिया भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मैं इन्हें क्या कहूंगा, ये आइडेंटिकल स्फीयर है, नॉन आइडेंटिकल स्फीयर है। अब मैं अगर ये कहूं कि मैं इन पे चार्ज है तो इस पे Q1 चार्ज है, दूसरे पे Q2 चार्ज है, जो जिसकी कोई भी केसेस हो सकते हैं। तो जब मैं ये टच करूं और वापस लेके जाऊं तो फिर उन पे जो एवरेज चार्ज होगा, जो इन पे चार्ज होगा, वो सिस्टम एक ही कंडक्टर बन जाएगा और उन पे चार्ज Q1 + Q2/2 हो जाएगा। नाउ क्योंकि इनका सरफेस एरिया डिफरेंट है, ठीक है, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगी, उनका पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जिस वक्त हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मैपिंग फील्ड लाइन से करने लगे तो ये चीजें मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। ठीक है, तो जितना सरफेस एरिया कम होगा, फील्ड लाइंस उतनी करीब करीब में होंगी, वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगी, फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। रेडियस ज्यादा हो, पोटेंशियल जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है। तो आर अगर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ई और वी वहां पे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इनके चार्ज की रेशो निकाली जाती है कि इस पे जो चार्ज है और इसके जो चार्ज है किस रेशो के अंदर है। ठीक है, नाउ दूसरे केस हमारे पास प्रॉब्लम के तौर पे आ जाता है बलून पे चार्ज देना, चार्ज बलून। उसमें पहला केस ये कहता है कि जिस वक्त हम एक बलून है उसको ब्लोन अप किया हुआ है, उस पर कोई चार्ज देते जाए तो उसका साइज क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस कर जाएगा या एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उस पर चार्ज दे रहे हैं, ठीक है,
और वो चार्ज आप ही कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव बलून है, मैं उसे पॉजिटिव ही दे रहा हूं, तो जितना पॉजिटिव देते जाएंगे तो उन पॉजिटिव की रिपल्शन की वजह से ये मुमकिन है कि उसका साइज बड़ा हो जाए। ठीक है, उस सरफेस टेंशन आई हुई है वो और से और ज्यादा होती जाएगी और वो क्या होगा, जो है ज्यादा साइज को अपने सरफेस एरिया को ज्यादा कर सकता है। दूसरा ये कैसे हो सकता है कि अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है, मैं उसे नेगेटिव चार्ज के साथ टच करूं, उसमें चार्ज को कम करूं, तो स्लाइटली उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सही है। नाउ ये चेंज स्लाइड चेंज होगा, स्मॉल चेंज इन साइज। ठीक है, सेम चार्ज देने से वो एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, और ऑपोजिट चार्ज देने से वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। नाउ केस 2 कहते हैं टचिंग एन अ बलून। वो कहते हैं आपके पास एक चार्ज बलून है, उसे आप टच करें, उस पे उसके चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आप बेयर फुटेड हैं, नंगे पांव हैं, आप ग्राउंडेड हो जाएंगे। तो जो ही आप इसे टच करेंगे, तो अगर बलून पॉजिटिव चार्ज है तो आप अपनी बॉडी के जरिए उसे नेगेटिव चार्ज देकर न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है, जो ही आप टच करेंगे तो आप उसके इलेक्ट्रॉन को अर्थ को माइग्रेट करवा देंगे। तो यानी आप उसे अर्थ कर देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। सही है। और अगर वो बलून कोई भी चार्ज रखते हैं, आप एक वुडन स्टैंड पे खड़े हैं, मीन आप क्या है, एक वुडन स्टूल पे बैठे हुए हैं, आप अर्थ नहीं है, अर्थ एंड नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है। तो जो ही आप टच करेंगे तो उसके चार्ज पे क्या होगा, उसके चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आपकी बॉडी पे कोई लोकल चार्ज नहीं है, ठीक है, तो उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी पे लोकल चार्ज है, ठीक है, तो आप उसके चार्ज को या तो लेस कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। सो तीसरे केस में ये कहते हैं एक बलून है, उसे आपने ब्लोन अप करना है, लेकिन उस पर हमने कोई चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी, इस पे क्वेश्चन आएगा। तो डेफिनेटली जब आप उसे ब्लोन अप करेंगे उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिर चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी। जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो यानी यूं ब्लोन अप करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और अगर उसमें से आप एयर को फ्री कर रहे हैं, जिससे उसका साइज कम होता जाएगा, उसकी फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द चार्ज बलून केसेस। नाउ मैं कूलम लॉ पे आता हूं। अच्छा, अब कूलम लॉ पे कुछ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो इसको मैंने केस 1 कहा है कि ये मैं अपोजिट भी ले सकता हूं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो जो इनमें कूलम्बिक फोर्स होगी एट द मिडल वो 0 होगी। ठीक है, और ऑन द साइड वो नॉन जीरो होगी। यानी अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को यहां पे रख दूंगा, ये भी से रिपेल करेगा तो ये भी से रिपेल करेगा, तो वो बैलेंस नहीं होगी, तो फोर्स नॉन जीरो होगी। वही केस यहां पे भी होगा। ठीक है, वो ये भी से रिपेल करेगा तो ये भी से रिपेल करेगा, तो फोर्स नॉन जीरो होगी। तो ये जो है ना, इसे मैं कहूंगा ऑनलाइन पॉइंट। ऑनलाइन पॉइंट पे मिड पे बिटवीन द चार्जेस फोर्स 0 है। ठीक है, जिसे न्यूट्रल पॉइंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन करेंगे। और जिस वक्त आप साइड पे जाएंगे तो साइड पे आपके पास नॉन जीरो फोर्स होगी। और दूसरे केस में जब मैं इस लाइन से हटके किसी भी पॉइंट पे आ जाऊंगा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ठीक है, इसको कहते हैं ऑफ लाइन पॉइंट। ऑफ लाइन पॉइंट जिस पे आप जाएंगे, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, डिफरेंट डायरेक्शंस आएंगी, कुछ ना कुछ नेट फोर्स रहेगी। तो फोर्स क्या होगी, नॉन जीरो होगी जब आप कौन से पॉइंट पे हो, ऑफ लाइन पॉइंट पे हो। तो यानी केस 1 में जब आइडेंटिकल चार्जेस हो तो मिड पे फोर्स 0 है, साइड पे, ठीक है, ऑनलाइन साइड पे और ऑफ लाइन पे नॉन जीरो फोर्स होगी। ऑनलाइन ऑन साइड नॉन जीरो, ऑफ लाइन नॉन जीरो। सही है। केस 2 पे आ जाते हैं। अब वो चार्जेस जो है वो क्या है, अपोजिट है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। तो इनके दरमियान में किसी भी जगह पे फोर्स 0 नहीं होगी। सही है, वो फोर्स क्या होगी, नॉन जीरो होगी। हाँ, कौन सी फोर्स डोमिनेट होगी वो डिपेंड करता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे Q2 को Q0 को रख देता हूं, टेस्ट चार्ज को, तो ये उसे रिपेल कर रहा है, ये उसे अट्रैक्ट कर रहा है। सही है। नेट फोर्स क्या होगी, इसकी रिपल्जन 5 न्यूटन है अगर, तो इसकी रिपल्जन भी कितनी है, अट्रैक्शन कितनी है, 5 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन। वेक्टर्स ऑन द सेम लाइन इन सेम डायरेक्शन विल बी एडेड।
विल बी सम अप, ठीक है। नाउ एक ही लाइन पे अब ये रिपेल कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है, नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, इस पे नेट फोर्स क्या है, 10 न्यूटन की, 5 इसकी रिपल्सिव, 5 इसकी एट्रैक्टिव, नेट इज 10। लेकिन अगर ये क्यू नॉट में यहां पे रख दो, ठीक है, तो फिर इस क्यू नॉट पे रिपल्सिव फोर्स 7 न्यूटन हो तो इफेक्टिव फोर्स 3 न्यूटन होगी, सम इज अगेन 10। और अगर ये क्यू नॉट पे यहां पे रख दो, ठीक है, तो इसकी इफेक्टिव फोर्स लेट 7 हो, ठीक है, तो फिर उधर रिपल्सिव फोर्स कितनी होगी, 3 न्यूटन होगी, टोटल फोर्स 10 न्यूटन है। लेकिन किसी भी जगह पे वो जीरो नहीं होगी, तो इन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, ठीक है, फोर्स नॉन जीरो होती है, सही। लेकिन अब अगर मैं यहां पे रख दूं, डिपेंडिंग ऑन द केस, सही है, मैं साइड पे रख दूं, तो हो सकता है इसकी अट्रैक्टिव फोर्स और इसकी रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे, सही है। यही केस में यहां पे ले लूं, हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाए, डिस्टेंस पे और चार्जेस पे डिपेंड करता है, क्लियर है। तो ऑन द साइड वो जीरो हो सकती है, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इन बिटवीन जीरो नहीं हो सकती। ऑन लाइन बिटवीन द चार्जेस नॉन जीरो है, ठीक है, ऑन लाइन ऑन द साइड वो जीरो हो सकती है, और ऑफ लाइन पे वो नॉन जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट बनेंगे, कोई ना कोई कंपोनेंट रह जाएगा जो बैलेंस नहीं होगा। इन बिटवीन नॉन जीरो, ऑन साइड जीरो, ऑफ लाइन नॉन जीरो, सही है। नाउ अब पॉइंट चार्जिंग एक और कैसे ले लेता हूं कि मैंने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ली हुई है, उसके साइड कॉर्नर पे मैंने एक जैसे चार्ज रख दिए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और आपसे ये कहता है कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन अ ट्राइंगल, ऑन अ ट्राइंगल। तो अगर मैं इसकी ये फोर्स बताऊं तो इसकी उतनी फोर्स इस पे भी होगी, मैं इसकी ये फोर्स बताऊं तो उतनी फोर्स इस पे भी होगी, ठीक है। मैं अगर इसकी ये फोर्स बताऊं तो उतनी फोर्स इसकी भी होगी। तो अगर मैं सिर्फ यूं ही बता दूं कि एक फोर्स को मैं यूं ले लेता हूं, दूसरी फोर्स को मैं यूं ले लेता हूं, तीसरी फोर्स को मैं यूं ले लेता हूं, तो लास्ट फैक्टर का हेड फर्स्ट फैक्टर की टेल के साथ आ गया, रिजल्टेंट क्या है, जीरो है, नेट फोर्स ऑन ट्रायंगल इज जीरो, ठीक है। बाद में कंजर्वेटिव फी के केस में भी हम इसे क्लोज पाथ में डिस्कस कर सकते हैं। नाउ केस 4 और केस 5 वो यही ट्रायंगल का सिस्टम मैंने लिया हुआ है, एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज ऑन द कॉर्नर लिया है, लेकिन तीसरे कॉर्नर पे ना हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा है और हमसे कहा गया क्यू नॉट पे फोर्स बताओ, ठीक है। और केस 5 जो है वो ये है, अब वो चार्जेस आइडेंटिकल ले लिए, प्लस क्यू और क्यू नॉट पे फोर्स बताओ। ऐसे केस में डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। वो डायरेक्ट फार्मूला क्या है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, resultant force magnitude will be equal to F1 square plus F2 square plus minus 2 times F1 F2 cos of theta under the, ठीक है। ये फार्मूला आप यूज करके उनकी नेट फोर्स बता सकते हैं क्यू नॉट पे, सही है। पॉइंट चार्जेस के और केसेस भी हैं। अच्छा, अगर वो कहते हैं ना 2 चार्जेस हो प्लस 3 माइक्रोकूलम और प्लस 8 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, तो वो फोर्स किस रेशियो के साथ उन पे एक्ट कर रही है, वो सिंपल सी बात है, 3 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम ये एक दूसरे पे कितनी फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ये तो न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये एक दूसरे पे सेम मैग्नीट्यूड वाली फोर्स लगाते हैं, तो रेशियो विल बी 1, एफ ऑफ 1 2 और एफ ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 1, सही है। सो ये 1:1 के साथ एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। अब वो ये कहता है अगर एक चार्ज है क्यू, इफ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आपसे कहेगा मैंने एक वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या मॉडुलस की रेशियो बता दो, ठीक है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो बता दो, इस तरह पे क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे होंगे। एक स्प्रिंग को हमने 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो बताएं उसका कि इक्विवेलेंट जो है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, पैरेलल में लगाए सीरीज में लगाए, ठीक है। इसी तरह से वो क्वेश्चन यूं भी कर सकता है कि जैसे मेरे पास एक वायर है, मैंने उसको दरमियान में से काट दिया, तो बताओ इनकी रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी अगर मैं उन्हें सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं, ठीक है।
अगर वो यूं भी कर सकता है कि मेरे पास एक रिंग है, मैंने उसको हाफ से काट दिया, या मैं उसके डायमीटर के अलाउंग पोटेंशियल डिफरेंस दे देता हूँ, इक्वल रेजिस्टेंस क्या होगी। वैसे ही कैसे कि हमने ए को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो कहते हैं Q is divided into two parts and separated by a distance r, then the maximum repulsion force will be, now maximum repulsion force, एक ही चार्ज है ना, उसे जब आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आइडेंटिकल चार्जेस हो जाएंगे Q/2 Q/2, सही है। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आइडेंटिकल चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, फिर रिपेल करते हैं, तो मैक्सिमम रिपल्शन फोर्स विल बी। अच्छा, अगर हम इसे बीएस के स्टूडेंट के लिए लेना तो उसके लिए फिर मैं DF निकालूंगा, डेरिवेटिव ऑफ द फोर्स, और फिर उसे डेरिवेटिव फोर्स को अगर आप जीरो कर दें तो आपके पास न्यूमेरिकली ये प्रूफ आ जाता है कि जब ये इस अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे तो उन पर फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। नहीं तो बहुत ही सादा अल्फाज में ये है कि हमें ये पता है ना कि कूलम लॉ जो है वो है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस पूरे क्वेश्चन में उसने कौन सी चीजों को नहीं छेड़ा, उसने मीडियम को नहीं छेड़ा, यूनिट सिस्टम को नहीं छेड़ा, डिस्टेंस को नहीं छेड़ा। इसका मतलब है वो क्या K और R की रिलेशनशिप में बता रहा है, ठीक है। वो F को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज से डिफाइन कर रहा है। तो बहुत सादा अल्फाज में आप ये लें, ये लें, ये लें, ये लें, जिस पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज से आ जाए। तो अब आप मुझे बताएं, अगर मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूं पहले चार्ज क्यू था, उसको मैंने क्यू वैल्यू दे दी, तो अगर फॉर एग्जांपल पहले चार्ज क्यू था और वो दो पार्ट में डिवाइड होकर आ गया, तो एक अगर क्यू हो तो दूसरा क्यू माइनस क्यू होगा, सही है। तो अब अगर मैं ये कहूं कि क्यू माइनस क्यू जो है ना, तो अगर क्यू की वैल्यू क्यू कर दें तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू है, इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन ही नहीं है। सबसे पहले एमसीक्यू की ट्रिक्स ये होती है, सबसे पहले आप उनमें से लीस्ट पॉसिबल को हटा दिया करें ताकि आपके पास किसी एक एप्रोप्रिएट आंसर पे जाना आसान हो जाए, ठीक है। अब आपके पास ये तीन ऑप्शन रहे, तो प्रोडक्ट ले लें, Q/8 इंटू Q/8 Q स्क्वायर बाय 64, Q/4 इंटू Q/4 Q स्क्वायर बाय 16, यानी इसके लिए लूं तो Q स्क्वायर बाय 64, इसका प्रोडक्ट लूं तो Q स्क्वायर बाय 16, इसका प्रोडक्ट लूं तो Q स्क्वायर बाय 4। तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है। तो चार्ज कितना होना चाहिए, Q/2, क्लियर है। अच्छा, ये कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस एट ए डिस्टेंस d1 इज F, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन d2 फॉर द चार्जेस फॉर विच द फोर्स बिकम F/3। कहते हैं दो चार्जेस हैं, d1 डिस्टेंस में पड़े, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी फोर्स F के साथ, तो d2 डिस्टेंस क्या कर दूं कि जिसपे ये फोर्स F/3 हो जाए, 1/3 ऑफ द इनिशियल फोर्स हो जाए। देखिए कूलम लॉ के मुताबिक फोर्स d1 डिस्टेंस के हिसाब में ये लिख सकता हूं, फोर्स d2 डिस्टेंस के हिसाब से ये लिख सकता हूं। ऐसे केसेस में ना हमेशा आप ये देखा करें कौन सी चीज को नहीं छेड़ रहा, तो उसने किस चीज को नहीं छेड़ा, उसने प्रोडक्ट ऑफ चार्ज को नहीं छेड़ा, मीडियम को नहीं, K की वैल्यू को नहीं छेड़ा, तो ये यहां पे कांस्टेंट है, एकदम इनकी रेशो ले रहे हैं, ठीक है। फार्मूला बनाए F1 बाय F2, KQ1 KQ1 2 खत्म हो गए, ये इनवर्सली रिलेटेड है ना, तो F1 के साथ d1 स्क्वायर, F2 के साथ d2 स्क्वायर, फार्मूला बन गया। अब जो भी वो आपसे पूछता है, वो डिस्टेंस बता के फोर्सेस पूछता है, फोर्सेस बता के डिस्टेंस पूछता है, आप बता सकते हैं, सही है। यानी ये एक जनरल फार्मूला आपके पास बन गया, क्लियर। अब इसमें से d2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं इस क्वेश्चन के मुताबिक, तो d2 इज क्या है ना, मैंने रूट ले लिया, इस साइड पे फोर्सेस पे रह गया तो डिस्टेंस रह गया, d1 स्क्वायर खत्म हो गया। नाउ अब वैल्यूज यूज कर रहे, F1 F है, F2 F/3 है, तो d1 की वैल्यू d1, तो d2 इज √3d, ठीक है। इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज के लिए इतना काफी, बहुत शुक्रिया।